अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटे बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, वो क्वांटिटीज़ जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते थे डेट आर 5 इन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ड्राइव यूनिट्स पढ़ाए थे और उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ जो है वो पढ़ी थी। नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप समझ लें, पेज नंबर 161 पे आप आएँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। Since the ASI system of unit is a metric system, it is based around the number 10. For convenience, a set unit of prefixes has been developed which indicate whether the unit is a multiple or a fraction of base 10. It allows the reduction of zeros of a very small number or very large number. The SI prefixes also have a set of symbols that precede the unit symbol. बेटे ऐसे सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो नंबर हैं उनको हम लोग जो 10 कन्वीनियंस अपनी के लिए जो है एक मैट्रिक सिस्टम जो है वो हमने बना दिया। जो नंबर बहुत बड़े हैं या जो नंबर बहुत स्मॉल हैं उनको हमने एक सिस्टम से जो है वो राइट करते हैं हम लोग। उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक यूनिट, एक सेट ऑफ यूनिट जो है वो हम यूज़ करते हैं किसका, प्रीफिक्सेस का, ठीक है। जो हमें बताता है क्या कि जो बेस 10 को हम यूज़ करते हैं उसमें हम लोग बेस 10 के फ्रैक्शंस या बेस 10 के बेटे मल्टीपल्स हम लोग जो हैं उसमें यूज़ करेंगे। अगर आप नीचे यहाँ पे एक टेबल देखो, आपकी बुक में यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए हुए हैं, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पीको। यहाँ पे आपको इनके सिंबल दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको प्रीफिक्सेस यूज़ किए गए हैं। जैसे कि मेगा है, मेगा में क्या होता है 10 के आपके साथ 1 के साथ 6 जीरो होते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग इतना बड़ा नंबर राइट करो 10 के साथ 6 जीरो लिखो, तो आप लोग क्या कर लेते हो, हम लोग ईजी वे लिख लेते हैं, हम 10 की पावर यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 जीरो राइट करने के बजाय आप लोग क्या लिख लेते हो, 10 की रेशियो पावर 6 लिख लेते हैं। इसी तरह हेक्टो है, तो हेक्टो में क्या होता है 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा ना, 10 2 जीरो और अगर मैं लगा लूँ तो उसको लिखने के बजाय हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 की रेशियो पावर 2 कर लेंगे। ये क्या है कि अगर आपके नंबर जो हैं वो बहुत ग्रेट नंबर हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो उनको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह जिस तरह आपको बताया हुआ है। फिर आगे आपको फर्दर क्या बताया है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे कि आप लोग ये कह सकते हो कि 0.000 पॉइंट हम इस तरह कह सकते हैं, या आप यूं कह सकते हो 0.001, ठीक है। तो जो आपके नंबर बहुत स्मॉल हैं उनको भी हम 10 रेशो की पावर में जो है वो राइट कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको जैसे मिली की दी हुई है। अब ये नंबर ऐसे है 0.001, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये आपके कोई भी अगर पॉइंट से पहले अगर आपके यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके इसके पहले 0 हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उनको -3 की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट को 2 और 3, ठीक है। इसी तरह अगर ज़्यादा 0 हो तो फिर हम क्या कर लेंगे, -6 लिख लेंगे। अगर 9 0 आ जाए तो हम -9 लिख लेंगे। 12 हो जाएंगे तो हम -12 लिख लेंगे। और -12 को क्या कहते हैं, पीको कहते हैं। -9 को क्या कहते हैं, नैनो कहते हैं बेटे। इसी तरह -3 जो है इसको मिली कहते हैं। कोई ख़ास चीज़ नहीं है इस टॉपिक में, जस्ट आपको बताया हुआ है कि बहुत लार्ज नंबर और बहुत स्मॉल नंबर जो है बेटे इसको राइट करने के लिए एक एएसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, जो कि नंबर 10 की बेस जो है उसके अराउंड जो है ये राइट किए जाते हैं। एक प्रीफिक्सेस जो है वो डेवलप की जाती हैं जो कि मल्टीपल या फ्रैक्शंस होती हैं किसकी, बेस 10 की, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग जो जीरोज़ हैं उनको रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जीरोज़ है ना, 6 जीरो है तो 10 रेशो पावर 6 लिख लूँगी, यानी कि मैंने क्या कर लिया, जीरोज़ को रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, हम लोग मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। और इस नंबर से नंबर लिखने में हमें जो है वो आसानी होती है और ईजिली हम बड़ा नंबर जो है वो छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
In chemistry, we measure the masses of reactant in gram. It is essential because the unit of the measurement of molar mass consists of gram per mole. Therefore, given a mass measured in gram as well as corresponding molar mass enable us to find the mole of a substance. Moreover, in chemistry, the quantities involved in the laboratory are likely to be small. The choice of gram rather than kg is therefore sensible than normal. Using gram provide more manageable number for calculation and prevent the need for excessively large or small values. सिंपल आपको एक चीज़ बताई हुई है कि बेटे जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, वो चाहे आपके मैसेज हों, रिएक्टेंट के मैसेज हों या प्रोडक्ट के हों या कोई और चीज़ हो, तो हम लोग इन जनरली क्या करते हैं, हम लोग स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? स्मॉलर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल मास को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्राम. ठीक है. और इसी तरह सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप के हैं हम लोग उनको भी मोलर मास जो है, मोलर मास के बजाय हम क्या करेंगे? हम उसको ग्राम में यूज़ करेंगे. इसी तरह जो आपके बड़े यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किलोग्राम है और ग्राम है. किलोग्राम एक लार्जर यूनिट है तो ग्राम क्या एक स्मॉलर यूनिट है. तो हम लोग केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स जब यूज़ करते हैं, मेजरमेंट्स हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं बेटे? स्मॉल यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं. तो हम क्या करेंगे? केजी के बजाय, किलोग्राम के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? ग्राम यूज़ करेंगे. यानी कि आपने अपनी कैलकुलेशन में आपने क्या करना है कि एक्सेसिवली जो लार्ज आपके यूनिट्स हैं, जो बड़े यूनिट्स हैं, उनको आपने यूज़ नहीं करना, उनको आपने अवॉइड करना है और आपने स्मॉलर यूनिट जो हैं वो यूज़ करने हैं. नेक्स्ट हम आते हैं, वही चीज़ आगे फर्दर है. सिमिलरली सेल्सियस स्केल इज द मोस्ट ऑफन यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन केमिस्ट्री रादर देन कैलविन बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़. Celsius scale has 100 division in total, which make it more compatible with the base 10 format of SI system. Another reason is that it is easier to convert temperature on Celsius scale into Kelvin scale. The following equation is used for the conversion. आपको एक और एग्जांपल दी हुई है कि केमिस्ट्री में जब हमने टेम्परेचर मेजर करना होता है ना, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हैं बेटे. फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है एंड केल्विन है. तो केमिस्ट्री में इन जनरली हम अपनी कैलकुलेशंस में जब हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इन जनरली क्या चीज़ यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बेटे सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल हम क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज सेल्सियस स्केल को यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें 100 डिवीजन्स है. बिकॉज इट हैज़ 100 डिवीजन्स और हमें जो है उसको बेस 10 फॉर्म में लिखने में जो है वो आसानी रहती है. ठीक है. और दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग सेल्सियस में स्केल में अगर हमने रीडिंग ली है और अगर आपको किसी ने केल्विन में पूछ ली है तो आप सेल्सियस से केल्विन में अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. कैसे कन्वर्ट करना है? अगर आपने सेल्सियस में टेम्परेचर लिया तो बेटे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है. इक्वेशन क्या है आपकी? K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273. अगर आपने सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे? जो टेम्परेचर आपका सेल्सियस स्केल में आएगा उसमें 273 ऐड करें तो वो कौन सा टेम्परेचर बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा केल्विन. अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरलाइन करना है. आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेल्सियस स्केल जो है वो हम केमिस्ट्री में क्यों यूज़ कर सकते हैं? व्हाई? उसके रीजंस क्या हैं? तो उसके दो मेन रीजंस हैं. एक तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको अंडरलाइन करो, 100 डिवीजन है इसमें जो कि मोर कंपैटिबल हैं विद द बेस 10. ठीक है. और दूसरा रीजन इसका क्या था? अनदर रीजन ये देखो लिखा हुआ है, इट इज़ ईजियर टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल. इज डेट क्लियर? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. राइट डाउन द रीजन व्हाई वी यूज सेल्सियस स्केल इंस्टेड ऑफ केल्विन और फ़ारेनहाइट. ठीक है बेटे. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने इनको जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन केमिस्ट्री इज क्यूबिक मीटर इंस्टेड ऑफ क्यूबिक मीटर. Cubic centimeter instead of cubic meter because it is easy to measure and calculate with it and it is precise. In laboratory, we usually measure small volume of liquid which are more manageable in cubic centimeter rather than cubic meter. But एक कॉमन एक फिनोमेना है, कॉमन सी एक बात है कि हम लोग जो है जब भी लैब में कोई काम करेंगे तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे ना. लैब में आप पूरा समंदर या पूरा दरिया या पूरी नहर तो मेजर नहीं कर सकते. लैब में आप जो भी लेवल वाटर का अगर मेजर कर रहे हो तो किस में करोगे? या तो टेस्ट ट्यूब में करोगे, पिपेट में करोगे, ब्यूरेट में करोगे, छोटी चीज़ों में करोगे ना. तो लैब में वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू है कि केमिस्ट्री में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं
तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हम छोटे यूनिट्स यूज़ करेंगे हमेशा। तो आपने जब कभी भी वॉल्यूम को मेजर करना है, किसको, वॉल्यूम को, तो वहाँ पे आपने क्या मेजर करना है बेटे, आपने यूज़ करना है क्यूबिक सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ क्यूबिक मीटर। यानी कि क्यूबिक मीटर जो है एम क्यूब पर अगर 3 जो है लिखा हो तो वो क्या है, वो लार्जर यूनिट है वॉल्यूम का। जो क्यूबिक सेंटीमीटर है वो वॉल्यूम का क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, स्मॉलर यूनिट यूज़ करना है, दैट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और स्मॉलर क्यों यूज़ करना है, वाई, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू मेजर एंड कैलकुलेट विद इट, और इसकी रीडिंग आपकी जो स्मॉलर यूनिट के साथ है वो क्या आती है, ज़्यादा प्रिसाइज आती है। इज दैट क्लियर, ये आपने याद रखना है। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको टॉपिक हमारा था कि हमने जो है जितने भी जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर हमने क्या यूज़ करने हैं, हमने केमिस्ट्री में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो हमने लार्जर यूनिट्स यूज़ नहीं करने, हमने कौन सी यूनिट्स यूज़ करने हैं, स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स जो हैं उनकी हमने 3 to 4 एग्जाम्पल जो हैं अभी कवर की, आपको याद एग्जाम्पल्स होनी चाहिए और हर एग्जाम्पल का रीज़न भी आपको ये याद होना चाहिए, वाई वी यूज़ दिस यूनिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसमें मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल पहले हमने किसकी दी, पहले हमने ग्राम एंड किलोग्राम की दी, मैंने आपको बताया कि हम ग्राम यूज़ करेंगे। फिर दूसरी एग्जाम्पल हमने क्या की, सेल्सियस एंड केल्विन की, मैंने आपको बताया हम सेल्सियस यूज़ करेंगे, सेल्सियस क्यों यूज़ करेंगे वो भी मैंने रीज़न बताया। उसके बाद हमने अगला यूनिट क्या किया, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है, उसको हम लोग जो है आगे फर्दर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटे आपका है टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, measurement is the foundation of all experiment in science. Every measurement carries a level of uncertainty which is known as error. इसको आप अंडरलाइन करें, ये आपकी एरर की डेफिनेशन है। An error may be defined as a difference between the measured value and the actual value. For example, if the two students use the same tool or instrument of measurement, it is not necessary that both of them get similar result. The difference between the measurement is called error. An error may occur due to two factors. इसको भी अंडरलाइन करें, the limitation of measuring instrument and the skill of the student making the instrument. हमने क्या पढ़ा, मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स की जो है साथ साथ समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। जो टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया है दैट इज नोन एज एरर। व्हाट इज एरर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गलती। ठीक है ना, आपसे गलती होगी, एक एरर आ गया। ठीक है, एरर क्या चीज़ है बेटे, साइंस में जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, ठीक है, तो आपकी जो अनसर्टनिटी आती है, जो किसी भी मेजरमेंट में शक आ जाता है, ठीक है ना, कि ये शायद ठीक हो, ये शायद उसके साथ मैच करती हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आम लैंग्वेज में इसको हम क्या कह देते हैं, एरर कह देते हैं। लेकिन जर्नली जब आप एरर की डेफिनेशन करोगे तो एरर को आप कैसे डिफाइन करोगे बेटे, एरर जो है वो क्या चीज़ है, वो एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आपकी एक्चुअल वैल्यू में और आपकी मेजर्ड वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास एक स्केल है, मैं बता रही हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो 90 है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर है सपोज, और मैं आपसे कहती हूँ बेटे आप मेजर करो। आप मेजर करते हो, आपकी रीडिंग आती है 87। ठीक है, तो अब एरर आ गया। एरर क्यों है, कैसे आया, अब इसकी एक्चुअल रीडिंग तो 90 थी लेकिन आपने जो मेजर की वो क्या आ गई, 87 आ गई। अब दोनों रीडिंग्स में क्या आ गया बेटे, डिफरेंस आ गया ना। तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस डिफरेंस को हम लोग एरर कहेंगे। ठीक है, ये आपने एरर की डेफिनेशन याद करनी है, आपकी बुक में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट्स इज कॉल्ड एरर। ठीक है, एरर क्यों आता है, वाई एरर अकर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एरर इसलिए आता है, एरर दो फैक्टर्स की वजह से आता है। किसकी वजह से, दो फैक्टर की वजह से। फर्स्ट फैक्टर क्या है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या है, लिमिटेशंस है। क्या है, लिमिटेशंस। दूसरी क्या चीज़ है कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है कि वो बिल्कुल ध्यान से एक्यूरेट जो है वो रीडिंग दे सके। ठीक है, इसकी एग्जांपल बेटे मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे मैंने आपको लेंथ की एग्जांपल दी थी। सपोज आपने 90 लेनी थी रीडिंग, ठीक है, लेकिन आपके पास जो मेजरिंग स्केल था वो है ही 90 तक था। ठीक है,
और तो आपका यानी कि लिमिटेशन थी 90 से ऊपर, तो वो जा ही नहीं रहा था, ठीक है। अगर आपकी जो रीडिंग है वो 90 सेंटीमीटर है सपोज, तो आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एटलीस्ट 100 तो होना चाहिए ना, यानी कि अगर वो 100 सेंटीमीटर तक जाएगा तो आपकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, स्किल। स्किल क्या चीज़ है, एक होता है, एक दो स्टूडेंट है, एक बहुत केयरफुली मेजरमेंट लेता है और एक ज़रा केयरलेस तरीके से लेता है, ठीक है। मेजरमेंट लेने में, उसको देखने में, उसको ऑब्जर्व करने में कि किस लाइन के साथ आपकी जो लेंथ है वो कंसाइड कर रही है स्केल के, ठीक है। तो जो स्टूडेंट की जो स्किल है वो भी जो है इसको रीडिंग को जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती, बल्कि उसमें क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने एरर पढ़ा, और एरर किस वजह से आता है, ठीक है। वो फैक्टर्स जो हैं वो दो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, एक क्या था, लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्या था, स्किल ऑफ द स्टूडेंट। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि एरर जो है वो कितनी टाइप्स के होते हैं, वो हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। When we use tools meant for measurement, we assume that they give correct result. However, these tools may not always be right. In fact, they have error that occur naturally, and these errors are systematic error. इसको आप underline करें, ठीक है। Systematic error may be removed by adding or subtracting a constant adjustment given to the measurement. Systematic error affect the accuracy of measurement. All measuring instruments contribute to systematic error. For example, pipette, bearing, measuring cylinder may deliver the volume slightly different from one indicated by the graduation. हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको कहा कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमने पढ़ा एरर। एरर क्या था, डिफरेंस किसका, एक्चुअल रीडिंग और मेजर्ड रीडिंग का, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं कि एरर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर और एक होते हैं आपके रैंडम एरर। पहले हम पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर बेटे वो होते हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो मेजरिंग सिलेंडर से, ठीक है, पिपेट से, ब्यूरेट से। इसी तरह आप लोग जो है किसी भी चीज़ की विड्थ फाइंड आउट करते हो, वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट करते हो, स्क्रू गॉज से मेजरमेंट करते हो, पढ़ा है ना आपने शुरू में के फिजिक्स में। तो क्या आता था वहाँ पे, आपने चीज़ पढ़ी थी कि इंस्ट्रूमेंट्स हमें सही तरह से रीडिंग नहीं दे रहे, बल्कि उन रीडिंग्स में हमें प्लस माइनस का डिफरेंस आता था। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, हमने एक लीस्ट काउंट बना लिया था, लीस्ट काउंट बनाया था ना, अगर आपको रिकॉल करो। तो हर इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत रीडिंग में आपके पॉइंट्स में डिफरेंस आता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए उन इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लीस्ट काउंट बना लेते हैं, और उसको लीस्ट काउंट्स में माइनस करके या ऐड करके जो है हम अपनी एक्यूरेट रीडिंग ले लेते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ गया बेटे कि सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जो कि नेचुरली होता है, और ये एरर जो है, ये जो टूल्स हैं, वो चीज़ें जिनसे आप मेजरमेंट्स लेते हो उनकी वजह से आता है, ठीक है। और ये एरर जो है ये हम कोई भी वैल्यू जो है जो हम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लीस्ट काउंट की एग्जांपल दी है बेटे, किसी भी वैल्यू को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग जो है अपना सिस्टमेटिक एरर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एरर की तरफ हम आते हैं, दैट इज नोन एज रैंडम एरर। पहले हमने क्या पढ़ा, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर किसकी वजह से आ रहा था, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, हमारे मेजरिंग टूल्स की वजह से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एन अदर टाइप ऑफ error which student commits during measurement is called a random error. Random error causes one measurement to differ slightly from the next measurement. It comes from unpredictable changes during an experiment. The main reason for random errors are limitation of instruments, environmental factor, and slight variation in procedure. For example, when taking a volume reading for a measuring cylinder, you may read the volume at different angle at each time. Measuring of the mass of a sample of a balance may give you different values at surrounding air affect the balance. The random error often determine the precision of the experiment. The goal of any experiment is to obtain the accurate and precise result. हमने क्या पढ़ा, हमने एरर की सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो फॉर्म है उसकी रीडिंग मैंने की, डैट इज नोन एज रैंडम एरर। रैंडम एरर बेटे वो एरर होता है जो कि स्टूडेंट से आता है, आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से। जब हम लोग
कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और हम मेजरमेंट्स लेते हैं, हमारे से वो एरर आता है, हमारे से वो गलती होती है। और ये जो एरर आता है, इस एरर के बहुत सारे रीज़न हैं। इसके रीज़न हमारी हैंडलिंग है कि हम जो है उसको सही तरह से हैंडल नहीं कर रहे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। दूसरी इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं, मैंने क्या बता दिया। एक तो है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरी चीज़ क्या है हमारी हैंडलिंग, तीसरी चीज़ क्या है इन्वायरमेंटल काजेज़ है। अब मैं आपको ये सारे काजेज़ बेटे समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि मैंने आपको ये कहा है कि बेटे ये वो एरर्स हैं जो कि हमारी वजह से आते हैं, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारे से ये एरर आते हैं। कॉमन एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे सपोज आपके पास मेयरिंग सिलेंडर है। मेयरिंग सिलेंडर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ऐसे ही है ना। अब आपके पास मेयरिंग सिलेंडर पड़ा है, एक दफ़ा आप सामने ऐसे टेबल पर आपने रखा और आपने गौर से उसको देख लिया, आपको वाटर का या अपने लिक्विड का मिनिस्कस जो टेबल पे रखा हुआ नजर आया, आपने वो रीडिंग नोट कर ली, ठीक है। सेकंड रीडिंग आप लोग नोट करने लगे, आपने उसकी हैंडलिंग ही गलत कर दी। आपने क्या किया, सिलेंडर को हाथ में पकड़ लिया। जब आपने उसको हाथ में पकड़ लिया तो वाटर का जो लेवल है, जो वाटर का मिनिस्कस है, वो क्या हो गया, आपका वो मिनिस्कस चेंज हो गया। जब मिनिस्कस चेंज हुआ तो आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया, आपकी रीडिंग कोई और आ गई, यानी कि आपकी हैंडलिंग में एक चेंज आ गया। यानी आपको मैंने क्या कहा, एक दफ़ा आपने मेयरिंग सिलेंडर लिया, टेबल पर रखा हुआ रीडिंग ले ली। एक दफ़ा आपने सेकंड रीडिंग ले लगे, आपने अपने हाथ पे रख के रीडिंग ले ली। थर्ड टाइम आपने ले लगे तो आपने क्या किया बेटे, आपने थर्ड टाइम क्या किया, आपने उसको किसी और जगह पे प्लेस कर लिया। जो मिनिस्कस आपको पहले नज़र आ रहा था, वो मिनिस्कस आपको नज़र नहीं आ रहा। हर दफ़ा आपकी रीडिंग जो है वो सेम नहीं आई। तो ये रीडिंग तो सेम थी, हमेशा सेम ही आनी चाहिए थी ना, उसका लिक्विड का लेवल तो वही था ना। लेकिन क्या किया, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि सपोज हम लोग पेंडुलम पेंडुलम का पता है ना आप लोगों को। पेंडुलम में हम क्या करते हैं, हम टाइम नोट करते हैं। कोई भी बॉल है वो आगे जाता है, टू पीछे आता है, फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे क्लॉक का पेंडुलम भी होता है जो ऐसे बेटे मूव करता रहता है ना। तो जब हम पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट करते हैं, तो अगर आपके लैब में एक दफ़ा आपका बॉल गया, आपने टाइम मेजर किया कि उसने जाने में और आने में 2 सेकेंड लिए सपोज, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वहाँ पे आपकी लैब के अंदर थोड़ी सारी जो है वो बेटे एयर हो, एयर प्रेशर हो। उस एयर की वजह से आपका पेंडुलम जो है वो जल्दी वापस आ जाएगा। तो आप क्या टाइम नोट करोगे, 1 सेकेंड नोट करोगे। यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जो है आपकी मेजरमेंट में क्या लेके आते हैं बेटे, एरर लेके आते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप कोई भी सैंपल आपको दिया हुआ, आप उसका बैलेंसिंग आप जो है एक बैलेंस मेजर करने के लिए, उसका मैस मेजर करने के लिए बेटे एक ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें भी आपका जो है इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो आ सकते हैं कि जब आप मतलब एयर है आपकी लैब में, ठीक है। तो आपका बैलेंस जो होता है ना, आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो बैलेंस आपका एयर की वजह से हल्का सा मूव कर जाता है। जब मूव करता है तो नीडल थोड़ी सारी हिल जाती है। एक दफ़ा कोई और रीडिंग आती है, सेकंड रीडिंग लेते हो तो और रीडिंग आ जाती है। इस केस में भी क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या आ गया, आपकी रीडिंग जो है वो इसमें एरर आ गया, वो चेंज होगी। इन शॉर्ट बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा मेरे बेटे, हमने पढ़ा एरर्स। पहले मैंने आपको एरर्स बताया। मैंने क्या बताया कि एरर जो है, एरर क्या चीज़ है, डिफरेंस है एक्चुअल रीडिंग में और हमारी जो मेजर्ड हमने की है उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एरर क्यों आता है वो फैक्टर मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या पढ़े कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर और एक कौन से होते हैं आपके पास, रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर कौन से होते हैं, ये वो एरर हैं जो कि आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वजह से आते हैं, ठीक है। और कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। दूसरे एरर्स हमने कौन से पढ़े, दूसरे हमने एरर्स पढ़े रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या थे, वो एरर जो कि हमारी वजह से आते हैं, ठीक है, हमारी हैंडलिंग की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और प्रोसीजर में अगर वेरिएशन आ जाए, हम थोड़ा सारा प्रोसीजर चेंज कर दें तो उसकी वजह से भी वो एरर आ जाते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने जो है वो डिफरेंट टाइप के
जो है बेटे एरर्स पढ़े और एरर्स की टाइप्स पढ़ ली। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसे आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है बेटे, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। छोटा सा टॉपिक था लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। चैप्टर भी बहुत छोटा है। इस चैप्टर का बस इंशाल्लाह हमारा एक ही टॉपिक रह गया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जिसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूंगी। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।